हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। एंजॉय। रमेश बाबू अपने कार्यालय में अपनी सीट पर बैठकर फाइलों को उलट पलट रहे थे। उनका कार्यालय ग्रामीण क्षेत्र में था, जहाँ जाने के लिए कच्ची सड़कों से होकर जाना पड़ता था। अरे इतना ही नहीं, कार्यालय के आसपास में जंगली पौधों की अधिकता थी। कहीं कहीं तो ये जंगली पौधे इतने घने थे कि एक घने जंगल के रूप में दिखते थे। ऑफिस के मुख्य दरवाजे को छोड़ दें तो बाकी हिस्से पूरी तरह से घास फूस आदि से ढके लगते थे। ऑफिस के कमरे की खिड़कियां आदि पर लंबे लंबे घास फूसों का साम्राज्य था। दिन में भी कार्यालय में एक हल्का सा अंधकार पसरा रहता था, जिससे ऐसा लगता था कि यह ऑफिस हरी भरी वादियों में शांत मन से बैठा हुआ किसी गहरे चिंतन में डूबा हुआ हो। क्योंकि इस ऑफिस में कुल कर्मचारियों की संख्या मात्र 5 ही थी, जिसमें से एक थे राम खिलावन जी, जो चपरासी के रूप में यहाँ अपनी सेवा दे रहे थे। राम खिलावन ही वह व्यक्ति हैं जिनके कार्य व्यवहार से यह शांत कार्यालय कभी कभी मुखर हो उठता था और कर्मचारियों की हंसी ठिठोली से जाग उठता था। राम खिलावन जी पास ही के एक गांव में रहने वाले थे। प्रतिदिन कोई न कोई असहज घटना ऑफिस के बाकी 4 लोगों को सुनाया करते थे। वे विशेषकर जब भी ऑफिस में प्रवेश करते तो सबसे पहले रमेश बाबू के कमरे में जाते थे और राम राम कहने के साथ ही शुरू हो जाते कि बाबू कल तो गांव में गजब हो गया। राम दैया को जंगल में चुड़ैल ने पकड़ लिया था, तो मनोहर का सामना भयानक भूत से हो गया था। पर राम खिलावन की बातों को रमेश बाबू बहुत ही सजगता से सुनते और पूरा ध्यान देते हुए बीच बीच में हाँ हूँ करने के साथ साथ कुछ सवाल भी पूछ लिया करते थे। एक दिन की बात है, राम खिलावन जी कार्यालय थोड़ा जल्दी ही पहुंच गए और सीधे रमेश बाबू के कमरे में घुस गए। पर उस समय रमेश बाबू अपनी कुर्सी पर नहीं थे, शायद वे अभी ऑफिस नहीं पहुंचे थे। राम खिलावन थोड़ा डरे सहमे लग रहे थे और बार बार अपने माथे पर आ रहे पसीने को गमछे से पोंछ रहे थे। वे ज्यों ही कमरे से बाहर निकले त्यों ही ऑफिस के प्रांगण में उन्होंने रमेश बाबू की फटफटी को खड़े करते हुए देखा। वे दौड़कर रमेश बाबू के पास पहुंच गए और बिना राम राम किए ही हकलाकर घबराकर बोले, बाबू बाबू कल रात को तो गजब हो गया। मेरा पूरा परिवार आफत में आ गया है, समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। रमेश बाबू ने उन्हें अपने कमरे की ओर चलने का इशारा करते हुए आगे आगे तेज कदमों से अपने ऑफिस में प्रवेश किया। फिर एक कुर्सी पर राम खिलावन जी को बैठने का इशारा करते हुए अपने झोले को वही मेज पर रखकर एक गिलास पानी लेकर कक्ष के बाहर आकर हाथ पैर धोए। उसके बाद कमरे में लगे हनुमान जी की फोटो को अगरबत्ती दिखाने के बाद अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बोले, राम खिलावन जी अब अपनी बात पूरी विस्तार से बताइए। उनकी अनुमति मिलते ही राम खिलावन जी ने कहना शुरू किया, बाबू कल मैं जब शाम को घर पर पहुंचा तो पता चला मेरी बहू कुछ लकड़ी आदि की व्यवस्था करने जंगल की ओर गई थी और वहीं उसे किसी चुड़ैल ने धर लिया। वह इधर उधर जंगल में भटक रही थी। तभी कुछ गांव के ही गाय बकरी के चरवाहों की नज़र उस पर पड़ी। वे लोग स्थिति को भांप गए और मेरी बहू को पकड़कर घर पर छोड़ गए। फिर गांव के ही बूढ़ा बाबा ने झाड़ फूंक की। उसके बाद उस चुड़ैल से छुटकारा मिला, पर आज सुबह फिर से उस पर चुड़ैल हावी हो गई है। सुबह से ही बूढ़ा बाबा उसे उतारने में लगे हैं, पर वह छोड़कर जाने का नाम ही नहीं ले रही। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। राम खिलावन की बातों को सुनकर रमेश बाबू थोड़े गंभीर हुए
और अचानक पता नहीं क्या सूझा कि हंसने लगे। रमेश बाबू की यह हालत देखकर राम खिलावन तो और भी हक्के बक्के हो गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर इनको हो क्या गया है। कहीं इन पर भी तो किसी भूत प्रेत का साया नहीं पड़ गया। अभी राम खिलावन जी यही सब सोच रहे थे, तभी रमेश बाबू अपनी कुर्सी पर से उठे और बिना कुछ बोले राम खिलावन को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए कमरे से बाहर निकल गए। कमरे से बाहर निकलकर रमेश बाबू पास के ही एक झाड़ी से कुछ पत्तों को तोड़ रहे थे और मन ही मन कुछ मंत्र बुदबुदा रहे थे। फिर राम खिलावन को उन पत्तों को देते हुए बोले कि आप इसे पीसकर अपनी बहू को पिला देना और अपने घर पर ही रुकिए। मैं कार्यालय में कुछ ज़रूरी कामकाज निपटाकर अभी 1-2 घंटे में आपके घर पर पहुंचता हूं। राम खिलावन जी बिना कुछ बोले केवल सिर हिलाए और उन पत्तों को लेकर घर की ओर बढ़े। रास्ते में उन्हें केवल एक ही बात खाए जा रही थी कि रमेश बाबू तो यहाँ आए 3 साल हो गए, कभी इस बात का जिक्र नहीं किया कि वे भूत प्रेतों को उतारना भी जानते हैं। कहीं वे मजाक तो नहीं कर रहे? इन पत्तों को तोड़कर झूठ मूठ के कुछ बुदबुदा कर मुझे बुद्धू तो नहीं बना रहे? पर रमेश बाबू ऐसा नहीं कर सकते। वे तो गंभीर आदमी हैं और हमारी सारी बातों को भी तो बहुत गंभीरता से लेते हैं और समय समय पर हमारी हर प्रकार से मदद भी तो करते हैं। ना ना, वे मेरे साथ मजाक नहीं कर सकते। यही सब सोचते सोचते राम खिलावन जी घर पहुंच गए। घर के बाहर 10-15 लोग बैठे नजर आए। एक खटिया पर बूढ़ा बाबा भी बैठकर लोगों से कुछ बातचीत कर रहे थे। राम खिलावन जी को देखते ही बूढ़ा बाबा बोले, राम खिलावन, यह चुड़ैल तो बहुत ढीठ है। रात को तो छोड़ दी थी पर सुबह फिर से आ गई। 2-3 घंटे मैंने कोशिश किया पर छोड़कर जाने का नाम भी नहीं ले रही। अभी भी आंगन में नाच कूद रही है। मेरे मंत्रों का अब तो उस पर कुछ असर भी नहीं हो रहा, यहाँ तक कि मेरा मजाक भी उड़ा दिया। इतना सब हो जाने के बाद मैं उसे छोड़कर बाहर आकर बैठ गया हूँ। मैं अब कुछ नहीं कर सकता। मेरा जितना पावर था वह सब आजमा लिया। राम खिलावन जी बूढ़ा बाबा के ही बगल में बैठते हुए अपनी बेटी को आवाज़ लगाते हैं। उनकी बेटी घर से दौड़ते हुए बाहर निकली। फिर राम खिलावन जी उन पत्तों को उसे देते हुए कहा, अभी इसे पीसकर बहू को पिला दो, अगर ना नुकुर करे तो ज़बरदस्ती पिलाओ। इसके बाद राम खिलावन की लड़की उन पत्तों को लेकर घर में गई। उन पत्तों को पीसकर अपनी भाभी को पिलाया। अरे यह क्या! एक घूंट अंदर जाते ही राम खिलावन की बहू तो काफ़ी शांत हो गई और वहीं आंगन में एक खाट पर बैठ गई। अब उसके व्यवहार में काफ़ी अंतर आ गया था। उसका कूदना नाचना बंद हो गया। राम खिलावन की लड़की दौड़ते हुए घर के बाहर निकली और राम खिलावन की ओर देखकर बोली, बापू बापू, भौजी को अब आराम हो गया है। वे आंगन में ही शांति से बैठ गई हैं। बाहर जितने लोग बैठे थे वे सब हतप्रभ हो गए। आखिर जो चुड़ैल इतने बड़े बूढ़ा बाबा के बस में नहीं आई, वह 2-4 पत्तों को पिलाने से कैसे बस में आ सकती है? आखिर वे कैसे पत्ते थे? क्या किसी धार्मिक स्थान से लाए गए पत्ते थे या किसी बहुत बड़े पंडित, ओझा आदि ने दिए थे? वहाँ बैठे लोगों में से एक ने राम खिलावन की ओर देखा और कुछ बोले। इससे पहले ही राम खिलावन जी ने उन पत्तों के बारे में बता दिया। सभी लोग बिना देखे उस रमेश बाबू प्रति नतमस्तक हो गए। बूढ़ा बाबा ने कहा कि वास्तव में आपके रमेश बाबू तो बहुत पहुँचे हुए निकले। जिस चुड़ैल को बस में करने के लिए मैंने सारे के सारे हथकंडे अपना लिए, उसे उनके मंत्रित 2-4 पत्तों ने बस में कर लिया। फिर तो राम खिलावन जी थोड़ा तन कर बैठ गए और लगे रमेश बाबू का गुणगान करने। अभी वे लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि रमेश बाबू की फटफटी आकर वहां रुकी। रमेश बाबू को देखते ही राम खिलावन जी दौड़कर रमेश बाबू के हाथ से फटफटी लेकर खुद ही स्टैंड करने लगे। रमेश बाबू, आपके पत्तों ने तो कमाल कर दिया। अब बहू काफ़ी अच्छी हो गई है और शांति से आंगन में बैठी है। रमेश बाबू के वहां आते ही सब लोग खड़े होकर
उनका अभिवादन करने लगे। फिर रमेश बाबू ने एक खाट पर बैठते हुए राम खिलावन की बहू को घर से बाहर बुलवाया। वह काफ़ी शांत थी, पर रमेश बाबू को लगा कि अभी भी वह चुड़ैल यही है और पत्ते का असर खत्म होते ही फिर इसे जकड़ लेगी। रमेश बाबू ने राम खिलावन जी की बहू को अपने पास बैठने का इशारा किया और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। अरे यह क्या? राम खिलावन की बहू घबराकर बोल उठी। मुझे छोड़ दीजिए, मैं जा रही हूँ। मैं अब कभी इसे नहीं पकड़ूंगी। अब मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। मैं जल रही हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। उस चुड़ैल को इस तरह गिड़गिड़ाते हुए देखकर राम खिलावन की हिम्मत काफ़ी बढ़ गई। वे बोले, रमेश बाबू, इसे छोड़िएगा मत, इसे जलाकर भस्म कर दीजिएगा। पर वह चुड़ैल राम खिलावन की ओर ध्यान न देते हुए रमेश बाबू की ओर दयनीय स्थिति में देखते हुए रोने लगी। रमेश बाबू गंभीर हो उठे। वे राम खिलावन की बहू की ओर गुस्से से देखते हुए बोले, तुम कौन हो और इसे क्यों पकड़ी हो? तो मित्रों, इसके आगे क्या हुआ? क्या राम खिलावन की बहू को उस चुड़ैल से मुक्ति मिली? उस चुड़ैल ने राम खिलावन की बहू को क्यों पकड़ा था? ये सब जानने के लिए इसका अगला पार्ट ज़रूर सुनिएगा।